हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नामिका आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम 10th के सेकेंड पार्ट एसएसटी का जियोग्राफी है, जिसका पहला चैप्टर हमारा संसाधन एवं विकास है। हम लोग उसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं, संसाधन एवं विकास के बारे में। तो फिलहाल आइए आपको हम पहले बताते हैं कि संसाधन है क्या चीज। ठीक है, तो सुनिए दोस्तों, संसाधन संसाधन वो चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को सक्षम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सक्षम बनाती हैं। और जो हमारी जीवन को सक्षम बनाने के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं दोस्तों। और हम लोग जो देखेंगे वो संसाधन एवं विकास देखेंगे। मतलब हमारे जीवन को सक्षम बनाने के लिए जो भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम संसाधन के रूप में देखते हैं, और उसका विकास, उन्हीं सब संसाधनों का विकास। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि इस चैप्टर में हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों? मृदा के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बताएंगे इसमें कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसे बचाया कैसे जाए, इसका ह्रास कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आइए हम अपने इस चैप्टर को तो अभी के लिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहर में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें जिनको और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम। देखिए, कह रहा है क्या आप उन वस्तुओं को बता सकते हैं जिनसे गांव और शहर में हमारे जीवन को आराम पहुंचता है? बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमारे जीवन को आराम पहुंचता है गाड़ी, साइकिल और फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब हमारे जीवन को आराम ही तो पहुंचाते हैं दोस्तों। यही सब संसाधन है। हमने आपको क्या बोला कि वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, वो क्या होती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जो टीवी, फ्रिज, कूलर है, ये सब हमारी ही आवश्यकताओं को पूरा करती है ना, तो ये सब एक संसाधन है। तो यानी उन वस्तुओं का हम नाम बता सकते हैं और उनमें जो भी पदार्थ लगे उनका नाम बता। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और संस्कृत रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। देखिए यहाँ पे संसाधन की डिफिनेशन क्या कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु। दोस्तों, हमारे इस पर्यावरण में उपलब्ध वो सभी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, यानी दोस्तों टेक्नोलॉजी, जमाने के मुताबिक सब बदल रहे हैं, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। उस संसाधन को बनाने के लिए क्या चीज है? टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभव और संस्कृत रूप से मान्य हो, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। देखिए, जो मानव है वो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ काम करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। और मतलब आर्थिक विकास यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक यानी धन दौलत, इसकी गति को तेज करने के लिए वो संस्थाओं का निर्माण करता है। मतलब संस्था को खोल देता है, बना देता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? मतलब दोस्तों, जैसे कि देखिए, हमें जल मिला, तो जल तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो प्रकृतिक ने दिया है। और जैसे पेड़ पौधे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्या आप मानते हैं कि संसाधन एक प्रकार का प्राकृतिक उपहार है? बिल्कुल दोस्तों, क्यों नहीं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। देखिए, कुछ संसाधन तो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, बट कुछ को हम लोगों ने नहीं बनाया है। प्रकृति ने ही हमें दिया है, उसको हम लोगों ने संसाधन के रूप में
प्रयोग किया, बट दिया किसने? प्राकृतिक ने दिया। एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि संसाधन प्रकृति का उपहार होना चाहिए, बट यहाँ पे कह रहा है ऐसा नहीं, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब हमारी क्रियाओं का ही परिणाम क्या है? संसाधन है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी हम भी एक प्रकार का संसाधन ही है। कह रहा है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे देखिए, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर, देखिए जैसे कि प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे तो दिए, बट उससे क्या क्या चीजें हमारे हित में प्रयोग की जाती हैं, ये मनुष्यों ने ही बताया है। तो यानी प्रकृति को कह तो सकते हैं हम लोग संसाधन, बट किया तो हम लोगों ने ही है। जैसे देखिए, पेड़ से हम लोग लकड़ी काटते हैं और लकड़ी से हम लोग फर्नीचर वगैरह बना लेते हैं, तो ये सब हमारे जीवन को सक्षम करती है ना, मतलब हमारे जीवन को सरल बना देती हैं। तो कह रहा है कि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, हम ही लोग तो करते हैं, ठीक है, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, संसाधनों को वर्गीकरण यानी बांटा जा रहा है। अब उत्पत्ति के आधार पे बात की जाए, किसके आधार पे दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन, और संभव्यता के आधार पे दो प्रकार के, नवीकरण योग और अनवीकरण योग। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। देख लिए दोस्तों, संसाधन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के स्तर के आधार पे, ठीक है। तो इन्हीं चारों में भी बहुत से प्रकार है, हम लोग अपने इस चैप्टर में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आइए फिर आगे देख लेते। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ कुछ दे रहा है, देखिए इधर जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये बीच में मानव लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे मानव है ना दोस्तों। इसका तात्पर्य ये है कि जो मानव होता है ना, देखिए इसका तात्पर्य ये है कि जो मानव है वो प्राकृतिक, वो भौतिक वातावरण यानी प्राकृतिक जो है, हम लोग इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, और जो संस्था है इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, और प्रौद्योगिकी इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके बीच संबंध दिखाया है कि कैसा संबंध है, कि जो मनुष्य होता है वो इन सभी को मिला के चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बांट के दिखाया है कि जो संसाधन है दोस्तों वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा मानवीय होता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, नवीकरण और अनवीकरण। मानवीय दो प्रकार के, संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। अब नवीकरण योग दो प्रकार के, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल। और जैव संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। अब देखिए अनवीकरण भी दो प्रकार के, पुनः चक्री और अचक्री। अभी इसके बारे में हम लोग गहनता से अध्ययन करने वाले। फिलहाल चलिए आइए देखते हैं आगे। चलिए अब देखिए हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ संसाधनों के प्रकार। सबसे पहले ही हमने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैव संसाधन का अध्ययन करते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। देखिए दोस्तों, जो जैव संसाधन होते हैं, ये जो जैव संसाधन, जैव मीन से वैसे भी जीवित होता है, तो जो जैव संसाधन होते हैं ना, किसी समय में इनमें जीवन व्याप्त रहता था, बट फिलहाल अभी नहीं है, या फिर प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है। इस संसाधन की जो प्राप्ति होती है वो हमें जीव मंडल से होती है, जहाँ पे जीव निवास करते हैं। देखिए इस संसाधन में कौन आया है? मनुष्य, वनस्पति जात मतलब जो वनस्पति होती हैं उनकी जो जाते हैं, और प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सभी क्या है? एक प्रकार के जैव संसाधन है, ठीक है। अब अजैव संसाधन समझिए, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन। देखिए जो जीव वस्तुओं से बने होते हैं जैव संसाधन, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन। उदाहरण के लिए चट्टाने, ठीक है, और धातुआएं। अब देखिए हमने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव। जैव में से जीवित होता है, अजैव में से निर्जीव होता है। तो यानी जो जीवित से बने होंगे जैव, और जो निर्जीव से बने होंगे वो अजैव। अब हम बात करते हैं समाप्यता, ठीक है।
समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। सबसे पहले नवीकरण योग्य वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, अब जो नवीकरण योग्य संसाधन है, ये होते क्या है दोस्तों, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनको भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाएं, किसी भी प्रक्रिया, जरूर नहीं है कि वो भौतिक ही हो, इन तीनों में से, चारों में से किसी भी प्रक्रियाओं में से आप उसे फिर प्राप्त कर ले, पुनः उत्पन्न कर ले, तो वही नवीकरण है। मतलब आप उसे फिर से नया कर ले, नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, जिन संसाधनों को आप भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। देखिए, इसके दो नाम, एक तो नवीकरण योग्य, एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। अर्थात जैसे देखिए, एग्जाम्पल में नवीकरण के एग्जाम्पल सौर्य तथा पवन ऊर्जा। अब देखिए, जो सौर्य होती है, अब बताइए, सूर्य का प्रकाश हम लोग खत्म करते हैं, फिर तो हमें मिल जाता है, चाहे जिस भी प्रक्रिया द्वारा, वो फिर से तो नवीकृत हो ही जाता है, पुनः उत्पन्न कर ही लिया जाता है। इसी प्रकार पवन, जल, वन्य जीव भी है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। बस इतना जान लीजिए, इतना जरूरी है कि जो नवीकरणीय संसाधन है, उन्हें सतत या फिर प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया। अब ये नवीकरणीय, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर ले। अब बात करते हैं अनवीकरणीय की। किसकी बात करते हैं? अनवीकरणीय की, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत लंबे समय में बनते भी हैं और दोबारा पा भी नहीं सकते आप इन्हें। देखिए कैसे, अब देखिए अनवीकरणीय, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। मतलब दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दिन लग जाते हैं। खनिज और जीवाश्म इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, एक साल में नहीं बन जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं तथा कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, एक बार प्रयोग के बाद ही क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। देखिए, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन होती है, ये पहली बात तो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल पे प्राप्त होती है। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है, और यदि आप इसका एक बार प्रयोग कर लिए तो खत्म हो जाएगी। जैसे दोस्तों, हम मान लेते हैं कोयला, क्या मान लेते हैं? कोयला मानते हैं। ठीक है, अब जो ये कोयला है दोस्तों, ये जब तक है तब तक तो चलेगा, लेकिन जिस दिन खत्म हो गया उस दिन खत्म ही हो गया मान लीजिए। मतलब इसे बनने में फिर से बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग अनवीकरण संसाधन कहते हैं, जिनको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप किए भी तो आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लाखों वर्ष, हम तो भाई 100 वर्ष जिएंगे, उससे भी कम जी रहे हैं आजकल के लोग। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ये लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ संसाधन, देखिए इसमें कुछ संसाधन जैसे धातु जो है दोस्तों, ये पुनः चक्री, आप कैसे में से करके इसे प्राप्त कर लेते हैं। बट कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, ये अचक्री है, कभी नहीं पाएंगे अगर खत्म हो गए तो। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको बता दिया समयापत्ता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर। चलिए देखते हैं फिर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? चार प्रकार के। पहला है हमारा व्यक्तिगत, तो पहले हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो संसाधन होते हैं वो कुछ निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी, मतलब हमारे पर्सनल के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी के। कुछ संसाधन हमारे पर्सनल भी तो होते हैं। वही बात कह रहा है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। देखिए, बहुत से किसानों के पास जो सरकार बांटती है, आवंटित मतलब जो सरकार द्वारा बांटी गई भूमि, वो बहुत से किसानों के पास होती है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं, जिसके बदले में दोस्तों वो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। सही बात, मतलब बहुत से लोगों के पास भूमि स्वयं की भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। अब भाई, जैसे मेरे पास 5 बीघा है, किसी के पास 1 बिस्सा खाने के लिए भी नहीं है, तो बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, तो बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। शहरों की बात कर ले तो वहां कहाँ खेती बाड़ी होती होगी,
तो जो भूखंड, घर, जायदाद, जमीन होती है उनके मालिक होते हैं। अब बाग, चारागाह, तालाब, कुआं, जल आदि संसाधन का निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधन की एक सूची तैयार की। दोस्तों आपको हम एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं, व्यक्तिगत संसाधन की बात कर रहे हैं। जो हमारा स्वयं निजी संसाधन होगा वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे देखिए, जो बाग की बात की, यानी बाग तो हमारा निजी भी हो सकता है, हम भाई बाग लगवा सकते हैं। चारागाह भी हमारा निजी हो सकता है, मतलब जो हमारा, केवल हमारा, जिसे कहते हैं ना ये घर मेरा है, मतलब ये घर मेरा है, हमारा है, हमारा किसी और का नहीं है, ये हमारा स्वयं का, ये हमारा निजी है। ठीक है, तो जो पर्सनल का होगा वो व्यक्तिगत संसाधन में आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, बाग, चारागाह, तालाब, कुआं। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? निजी स्वामित्व में आएंगे। ये सब व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हैं। ये सूची तैयार करने के लिए करें। चलिए आगे देखते हैं, सूची कल परसों तैयार कर लेंगे। अब दूसरा जो हमारा है दोस्तों, वो स्वामित्व मतलब सामुदायिक है। अभी तक तो दोस्तों जो हमारा था वो व्यक्तिगत स्वामित्व था। स्वामित्व मतलब अधिकार होता है, वो एक व्यक्ति का अधिकार था। अब यहाँ पे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन देखिए, वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों में उपलब्ध होते हैं। देखिए अब ऐसे ही समझ में आ रहा है, कह रहा है सामुदायिक सामुदायिक स्वामित्व। तो दोस्तों समुदाय मतलब जैसे देखिए आजकल बहुत से समुदाय चल रहे हैं, उस समुदाय में जितने भी लोग होते होंगे, यदि उसमें कुछ बांटा गया है तो उस वस्तु पे समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। वो जो वस्तु होगी जो आएगी वो समुदाय के सभी सदस्यों तक उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए गांव की सामिलात भूमि, जैसे चरण भूमि, सही बात, जो चारागाह होती है वो पर्सनल भी हो सकता है और सामुदायिक भी हो सकता है। जैसे हम लोग भैंस चराने जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये जो रोड है ये तुम्हारे बाप की नहीं है, ये सबका है, तुम्हारा निजी नहीं होगा, ये तो समुदाय भी नहीं है, कौन रोड। तो देखिए, और शमशान भूमि, जो शमशान भूमि होती है वो सबकी होती है, समुदाय भर की होती है, किसी एक की प्रश्न नहीं होते, बस हमारे घर वाले मरेंगे तो यहाँ गड़ेंगे और कोई नहीं गाड़ सकता, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। और देखिए तालाब तो भाई गांव में आजकल सामुदायिक रूप से प्रधान गांव के खुदवाते ही हैं इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, जैसे हम लोग घूमने उमने जाते हैं, वो जो पार्क होता है वो हमारा नहीं होता है, वो सभी का होता है। और पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संस्थान क्या होते हैं, जिसपे समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है, वो समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब और सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल और खेल के मैदान सभी के लिए होते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे प्रकार क्या हो गया, सामुदायिक हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। किसकी बात करते हैं दोस्तों? चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या चीज है। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। देखिए तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी के तौर पर देश में जितने भी संसाधन है वो सब क्या है, राष्ट्रीय है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। देखिए मतलब जो हमारे यहाँ की सरकार है ना, उसके पास ये कानून है कि जो हमारा स्वयं का मतलब जो हमारा निजी संसाधन है वो हमसे छीन के सभी जनता को दे दे, ऐसा उसके पास अधिकार होता है। हम आप कुछ नहीं कर सकते, यदि वो ले ली तो बस आप चिल्लाते रह जाइए, वो लेके सभी में बांट भी देगी। तो वही कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है कौन, सरकार, ऐसा उसके पास कानूनी अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहर, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती। मतलब दोस्तों ये है कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो सड़क होती है, अब देखिए अब जब सड़क नई नई बनती है तो अगल बगल के घरों को तोड़ दिया जाता है, बट वो तो उसका पर्सनल घर होता है, वो तो उसका व्यक्तिगत होता है, बट क्या करेंगे, वो उसको जनता में दिया जा रहा है तो हमारे व्यक्तिगत संसाधन को भी खराब कर देते हैं, ले लेते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उसके पास भाई अधिकार होता है, हम कर भी क्या सकते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो सड़कें, नहर और रेल लाइनें होती हैं ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई होती हैं।
अब मान लीजिए अब नाला जाना हुआ है, बगल में मेरा खेत है, तब उसको ले लेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि भूमि पे तो वैसे भी सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। और शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। दोस्तों, इसका तात्पर्य आपको हम ये बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके खेत में, ठीक है, आपके पास एक ऐसा खेत है जिसमें यदि आपने खनन किया ना तो आपको कोयला मिला। क्या दोस्तों मिला? उस पूरे खेत में कोयले का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोयले का उत्पादन, अब आप सोचेंगे मैं ना बताऊं किसी को, मतलब निकाल निकाल के जल्दी से बेच लूंगा, अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उस पे देश का अधिकार है, वो अगर यदि सरकार को पता चला कहीं ना कहीं से ना, तो उसको ले लेगी और आपको आपका मुआवजा दे देती है। उस जो आपको खेत लेगी वो आपका मुआवजा देती है, क्योंकि हमारे इस सीमा के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर कहीं भी यदि संसाधन पाए गए तो वो किसके हैं? वो राष्ट्र के हैं। आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करिए। यदि आपने खोदा सोना मिला तो आपको सरकार को सौंपना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे हाँ हम नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो लीक हो ही जाएगा। और एक बात यहाँ पे जो दोस्तों कही गई है ये, कि 12 समुद्री मील तक। अब इसका मतलब समझिए क्या है, कि थोड़ा इसको ऐसे उठा ले। अब मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है ऐसा कुछ भारत का। अब यहाँ से इसके तट से 12 समुद्री मील मान लीजिए यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये भाई इसके तीनों ओर समुद्र है, तो यहाँ तक जितने भी यदि कुछ भी दोस्तों पाए गए समुद्र के अंदर, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात या भी कोई धातु अधातु पाई गई ना, तो इस पे राष्ट्र की संपदा का अधिकार हो जाएगा। ऐसे ही समुद्र के चारों ओर 12 समुद्री मील तक, जिसपे कि जहां जिस मतलब भारत जहां पे बसा हुआ है। अब देखिए यहाँ से 12 समुद्री मील तक किसका अधिकार है? भारत का है, स्वयं का भारत का अधिकार है वहां पे। तो यहाँ पे यदि कुछ मिला, खोदा खादी गया, कुछ पाए गए ना, तो उसको वो भारत के कब्जे में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम अभी तो राष्ट्रीय बात किए थे, अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को नियंत्रित करती हैं तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया। इसका मतलब आप ये समझ, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये भारत है हमारा, क्या है हमारा? भारत है। ये भारत का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। मैंने अभी बताया 12 समुद्री मील तक तो भाई भारत का स्वामित्व है, वहां पे उसका स्वयं का अधिकार है। किसका? भारत का। यदि कह रहा है 200 समुद्री मील, कितना कह रहा है दोस्तों? 200। अब देखिए 12 तो हमारा है, बट यदि 200 और आगे है, और भी यहाँ भी तो समुद्र होगा। अब यह 12 तक तो हमारा था मान लीजिए। अब जब यदि आप इसके आगे खनन किए ना, तो यहाँ यदि कुछ मिला तो इसमें भारत का कोई हिस्सा नहीं। वही कह रहा है कि देखिए 200 समुद्री मील की दूरी के पूरे खुले महासागरीय संसार में किसी देश का अधिकार, ना भारत का है, ना चीन का है, ना पाकिस्तान का, ना म्यांमार का है, किसी का नहीं होगा यहाँ पे। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में घोषित कर दिया जाएगा और इसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भेज दिया जाएगा। यदि आपको यहाँ खनन भी करने जाना है तो आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना आप वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपको सहमति लेके ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो हम चले आएंगे क्योंकि यहाँ हमारा स्वयं का अधिकार है, बट जब यहाँ आना होगा हमें, तो यहाँ हमें अंतरराष्ट्रीय जो संस्था होती है यहाँ की, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो यही अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत में हमारा निजी का होता है, सामुदायिक में समुदाय के सभी सदस्यों का होता है, राष्ट्रीय में उस पूरे देश का होता है, अंतरराष्ट्रीय में पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबका अधिकार, या फिर यह कहें किसी का भी नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। अरे वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अब
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, मतलब वही 200। अब मैंने ऐसे भारत बनाया था ना, तो यहाँ जो मैंने वैसे 200 समुद्री मील बताया था, यहाँ भारत ने अधिकार लिया है मैग्नीज ग्रंथियों को खनन करने का। अच्छी बात है कि इधर किसने, भारत ने उस संस्था से क्या लिया है, परमिशन ले रखी है मैग्नीज ग्रंथियों की खनन करने की। अच्छी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर। किसके दोस्तों, विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। पहला, संभावित संसाधन। ये वो संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। देखिए, होते तो हैं बट इसका उपयोग नहीं किया गया है। प्रेजेंट तो रहते हैं बट इसका उपयोग नहीं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, देखिए पूर्वी में तो हमारा वो जो पूर्वोत्तर भारत के मतलब राज्य हैं, अब पश्चिमी के जो गुजरात साइड में है ना, कह रहा है कि पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है परंतु उसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। देखिए दिखा रहे हैं आपको हम। अब जो ये हमारा है भारत है, क्या है, ज्यादा तीखा हो गया, वो ऐसे इसको इरेज कर देते हैं, फिर से ये हमारा क्या है, भारत का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए यहीं कहीं पे ऐसे गुजरात है ना, और इसके ऊपर ही क्या है, राजस्थान है। तो गुजरात और राजस्थान में पवन और जो सौर ऊर्जा है उसकी संसाधन की अपार संभावना है। यहाँ कहाँ, गुजरात में, और इसके ऊपर जो है दोस्तों कहाँ, राजस्थान में। यहाँ जो है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। बट अफसोस की बात यह है कि इसका सही ढंग से अभी विकास ही नहीं हुआ है। क्या, विकास ही नहीं हुआ है। तो ये किस में चला गया, संभावी में चला गया। संभावना ऐसा है कि मिलेगा बट अभी ऐसा कुछ किया तो नहीं जा रहा है। तो देखिए ये संभावित संसाधन के अंतर्गत आप उसी संसाधन को रखेंगे जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होंगे लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उतनी प्रौद्योगिकी ही नहीं है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या फिर उस चीज का भी उतना विकास ही नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे, संभावित संसाधन। अब चलिए आगे देखते हैं। अब विकसित संसाधन, कैसे संसाधन दोस्तों, विकसित संसाधन, जो देखिए विकसित, पूरे विकसित हो चुके हैं, प्रयोग मात्रा गुणवत्ता सब बता दी गई होगी। देखिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब उनकी खोजबीन की जा चुकी है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब उसके उपयोग की गुणवत्ता, मतलब उसके गुण कैसे हैं और उसकी मात्रा कितनी है, क्या कि निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। देखिए विकसित संसाधन के अंतर्गत आप उसे रखेंगे जिनका सर्वेक्षण किया गया हो, उपयोग की गुणवत्ता बताई गई हो और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, उसके अंतर्गत आप विकसित संसाधन को रखेंगे। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभवता के स्तर पर निर्भर करता है। देखिए ये संसाधन का विकास टेक्नोलॉजी, किस पे, टेक्नोलॉजी और संभवता पे निर्भर करता है। अब अगला है दोस्तों हमारा भंडार। क्या है, भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं लेकिन अफसोस की बात की प्रौद्योगिकी के पहुंच से बाहर है। मतलब अभी उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि उसको हमारे हित में प्रयोग किया जा सके। कह रहा है कि परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से उसकी हमारे मतलब हमारी पहुंच से क्या है, बाहर है, भंडार में शामिल किए गए। हो सकता है आने वाले कल में जब टेक्नोलॉजी बढ़े तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाए। उदाहरण के लिए दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। आप जानते हैं जल का सूत्र H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसों का क्या है दोस्तों, यौगिक है ना। ये कह रहा है कि जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये जो है ना, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए यदि हम इसका प्रयोग करें भी तो हमारे पास अभी उतनी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसको प्रमुख ऊर्जा का स्रोत
बना सके। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किस में रखेंगे, भंडार में। आने वाले कल में हो सकता है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़े तो ये काम भी हो जाए, क्या भरोसा। वैसे भी बहुत से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं प्रौद्योगिकी की वजह से। अब हम बात करते हैं सिंचित कोष की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सिंचित कोष की। सिंचित कोष देखिए अब क्या होते हैं, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होता है, इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। उपलब्ध तकनीकी ज्ञान यानी प्रौद्योगिकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जाता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। मतलब दोस्तों जैसे हम लोगों के लिए बचा के रखा गया आने वाली पीढ़ियों के लिए, इनका भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जो भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचित कोष से ही संसाधनों को निकाला जाएगा और हम तक पहुंचाया जाएगा। जैसे देखिए, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, जो नदी में पानी बहता है, वहां जो जल है, इससे ना बांध बना के यहाँ पे लाइट पैदा की जा सकती है, बट अभी नहीं की जा रही है। ज्यादा इसका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा। केवल 22%, भारत में जितनी भी बिजली आती है उसका 22% हिस्सा केवल नदियों से लिया जा रहा। बाकी और अभी आ रहा है, बट हम ये बता रहे हैं कि देखिए, जो नदियों पे बांध बना के जल मतलब विद्युत पैदा की जा सकती है, बट अभी किया नहीं जा रहा है। वर्तमान में बहुत ही कम पैमाने पे हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब ये नहीं कि एकदम बम्फड़ पैमाने पे हो रहा है, जहां देखिए उस नदी पे बांध बना के बिजली पैदा कीजिए। बस सीमित, कुछ सीमित अवस्था में की जा रही, सीमित पैमाने पर ही हो रही है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। ठीक है, तो संचित कोष में आप समझ गए होंगे कि जो वस्तुएं इसका प्रयोग तकनीकी के ज्ञान से सहायता में प्रयोग कर लेंगे, बट ये अभी क्या हुए हैं, हमारे आने वाले कल के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के, कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के। संभावी संसाधन और विकसित संसाधन और भंडार और सिंचित कोष। अब देखते हैं आगे क्या है। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। अब यहाँ देखिए एक क्रियाकलाप दिया है कि अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार करिए। अब कर लेंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं संसाधनों के विकास की। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम लोग, संसाधनों का विकास। ठीक है, अब हमें संसाधन का विकास करना है। आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होता है। देखिए, आज प्रेजेंट टाइम की यदि दोस्तों हम लोग बात कर ले तो हमारा जो जीवन है वो तो पूर्ण रूप से संसाधन पे आधारित है। ऐसा हर चीज तो हमारा संसाधन से, हमारे चारों ओर संसाधन है। फिलहाल इस समय आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, क्या वो संसाधन नहीं है? बेशक है। आप जिस पेन से लिख रहे होंगे, क्या वो संसाधन नहीं है? बेशक है। पहले तो लोग नरकट से लिखते थे, अभी तो फिलहाल हम लोग के टाइम में तो चलिए पेन चलने लगी, अच्छी अच्छी क्वालिटी की चलने लगी। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य की जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे जीवन की गुणवत्ता को, मतलब हमारा जीवन स्तर कैसा है, एक प्रकार से स्टैंडर्ड जिसको हम लोग कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, माना जाता है ऐसा। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया। देखिए, जो संसाधन है वो प्रकृति को देन है, लेकिन हम इंसान तो वैसे भी पागल होते हैं। सब रख लेंगे, मतलब सब एकदम एकत्र करके अपने पास ही रख लें, किसी को देना तो चाहते नहीं। हम तो वैसे भी लालची हैं ही। वही कह रहा है कि परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध, जितना हो सके उतना अंधाधुंध प्रयोग किया, आंख खोल बंद करके किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। देखिए, जिससे समस्या भी पैदा हो गई। क्या है वो समस्या? पहली जो समस्या है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ। अब देखिए कैसे, इसको थोड़ा हम आपको किसी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर लालच आ गया। क्या आ गया? लालच। और मैंने बहुत से पेड़ों को कटवा के रखवा लिया। ठीक है, बहुत से पेड़ों को कटवा के रखवा लिया, बट उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब भाई यदि ना कटवाया होता तो वो हमें O2 देता,
मतलब पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो O2 को तो निकालते हैं बाहर ना, तो हमारे पर्यावरण का संतुलन भी अच्छा रहता है। बट हमारी लालच कि हमने उसको कटवा लिया और कटवा के उसे फर्नीचर बनवा के रखवा लिया, उसका प्रयोग कर भी नहीं, तो हमारे लालच की वजह से संसाधनों का हास होता है ना। बेशक होता है। जैसे हम लोग पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, मत करिए, खूब करिए, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन ध्यान रहे कि आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरसेगी, विश्वास है हमें। और दूसरा जो है वो संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। जैसे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन अर्थात गरीब एवं अमीर में बट गया। दूसरा दोस्तों जो इससे मतलब समस्या पैदा हुई ये हुई है कि समाज कुछ लोगों के ही हाथ में चला गया है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हर एक चीज की सुविधा है, ठीक है, और मेरे पास चलने के लिए चरपहिया है, बट किसी के पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं। अब देखिए तो अमीर और गरीब में हो गए ना। तो ये सबसे बड़ी दो समस्याएं पैदा हुई। पहला तो कि हमारे लालच ने संसाधनों का हास कर दिया, दूसरा कि संसाधन दो हिस्सों में विभाजित हो गया, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, अमीर और गरीब एक प्रकार से हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गई है। देखिए जितना मन कहे उतना संसाधन का प्रयोग किए जा रहे हैं, जिधर देखिए उधर ही पेड़ काटे पड़े हैं, पता नहीं क्या मजा पा रहे हैं सब। तो देखिए संसाधन का अंधाधुंध, अब जहां देखिए वहां पानी बहाए हैं, पता नहीं क्या करेंगे आगे चल के। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गई है। जैसे भूमंडलीय तपन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। अब देखिए हमारे आपकी वजह से ही हो रहा है। ध्यान रहे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले भूमंडलीय तपन हो रहा है, क्या हो रहा है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। फिलहाल अभी तो जो ओजोन परत में छेद था वो तो अभी भर गया है, ये कोरोना के सीजन में ही भरा था। और पर्यावरण प्रदूषण भी होता ही है, वो लाजमी है कि जब पेड़ों को हम काटते रहेंगे तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, अब उसे ले कौन जब पेड़ है ही नहीं आपके यहाँ, तो पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। और भूमि का भी हम लोग निम्नीकरण कर देते हैं, भाई मिट्टी का कटाव हो जाता है, पेड़ नहीं रहते। तो देखिए ये हमारी आपकी सोच है और हमारी आपकी प्रयोगों का नतीजा है कि हमारे यहाँ होकर दिखता तो नहीं, बट हम लोग नुकसान बहुत कर देते हैं। समझ ना आए बात अलग है, बट यदि पढ़ा जाए कार्य तो लगता है यार कि हमारी वजह से ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या करेंगे, इंसान है ही इतनी कमीनी चीज, हम भी वैसे आप भी वैसे। अब देखिए क्रियाकलाप कह रहा है कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कह रहा है कि आप कल्पना करिए, क्या करिए, सोचिए कि यदि तेल संसाधन खत्म हो जाए तो इनका हमारी जीवन शैली पे क्या कुछ नहीं पड़ेगा। आजकल गैस से भी तो गाड़ियां चलने लगी हैं। और मिट्टी के तेल की बात कीजिए तो वो तो वैसे भी खत्म हो गया है, अब घर घर में बिजली की सुविधा हो गई, मोदी सरकार लगी हुई है। तो कुछ प्रभाव खास नहीं पड़ेगा, बट पड़ेगा कहीं कहीं पे, मान लीजिए हमारे आपके लिए तो नहीं पड़ेगा, बट जो निम्न तबके के लोग होते हैं उनके यहाँ पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि घरेलू और कृषि संबंधित अवशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ नहीं सोचते होंगे, उनको तो पता भी नहीं ये संसाधन है जो हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद है अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। उसके बाद कह रहा है अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। चलिए कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, टॉपिक पे आते हैं अपने। पढ़ क्या रहे हैं, संसाधनों का विकास, याद रहे टॉपिक हमारी थी। आगे कह रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे जीवन की गुणवत्ता है, हमारे जीवन के स्तर को अच्छी तरीके से रखने में और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो संसाधन है समाज के सभी लोगों को पास न्याय संगत यानी बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए।
आप मतलब समझ रहे हैं ना कि मेरे पास चलने के लिए चरपहिया गाड़ी है, घर में एसी लगी हुई है, किसी के पास चलने के लिए साइकिल तक नहीं है, यहाँ तक रहने के लिए मकान नहीं है, झुग्गी में रहते हैं। तो ये तो गलत बात है। तो वहां कह रहा है कि समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, मतलब विश्व में शांति बनाए रखने और जीवन के स्तर को अच्छा बनाए रखने में। यदि कुल यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, और सही बात, कुछ लोग तो हमारे समाज में एकदम बदतमीज ही हैं, उनको चाहे जितना मना कर लो वो करते अपने मन की हैं। कह रहा है यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा देश तथा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वो पड़ जाएगा ही। यहाँ लोग सुनते कब किसके हैं, समझ रहे हैं ना। फिलहाल हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, हम लोग को समझना चाहिए। बाकी जो चूतियाफा कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट हम कितने अच्छे हैं पहले ये देखिए, दूसरों को कहने से पहले। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का एक हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आया है, सतत पोषणी विकास। ये क्या है, ये देखिए आगे लिखा हुआ है ना, तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं सतत पोषणी विकास क्या चीज है। देखिए सतत पोषणी विकास, सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। देखिए कितना अच्छा विकास। दोस्तों इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो सतत पोषणी विकास हो, विकास तो हम करें, अच्छी बात है, विकास करेंगे भाई, बट ध्यान रहे कि पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही साथ वर्तमान में विकास की प्रक्रिया जारी रहे और जो हमारी भविष्य की पीढ़ी होगी उसकी आवश्यकता की अवहेलना ना करे। उसके लिए भी हम संसाधनों को बना के रखे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसे खराब ना करें। हमारा तो विकास हो ही, साथ ही साथ कल के लिए भी बचा रहे। इसी को क्या हम लोग कहेंगे, सतत पोषणी विकास कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और भी बातें लिखी हुई है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रहे बहुविकल्पी आ जाता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था और किस सन में हुआ था। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, याद रख लीजिए कि जून 1992 में हुआ था। कब हुआ था, जून 1992 में 100 में से अधिक राष्ट्राध्यक्ष यानी ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए किया गया था। दोस्तों जो इस सम्मेलन का जो मतलब था, जो इसको लाया गया था, जो लोग यहाँ पे बैठे थे, उसका इतना ही तात्पर्य था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाएं और सामाजिक आर्थिक मतलब सामाजिक रूप से और आर्थिक यानी धन दौलत से जो विकास की समस्याएं हैं उनका क्या करें, हल ढूंढे कि ऐसा क्या किया जाए कि मतलब संसाधनों का विकास भी होता रहे, साथ ही साथ दोहन भी ना हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। इसीलिए यह सम्मेलन रखा गया था। ये पृथ्वी के सम्मेलन मतलब ये पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है कि सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखिए वहां पे जितने भी नेता थे उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन मतलब जो भूमंडल पर जलवायु परिवर्तन होता रहता है और जैविक विविधता पर, विविधता मतलब हमारे यहाँ बहुत देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हर चीज पाई जाती है, वही विविधता है। विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में किस सदी में 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया। अब ध्यान रहे कि एजेंडा 21 क्या है, तो चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। एजेंडा 21 यह एक घोषणा जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधीन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। किसको,
एजेंडा 21 को हस्ताक्षर किया गया और लोगों ने कहा कि एजेंडा 21 आना चाहिए। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। अभी मैंने आपको बताया सतत पोषणी विकास क्या था, ठीक है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, जो पर्यावरण की क्षति हो रही है, गरीबी और रोगों से निपटना है। किसका? एजेंडा 21 का। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। आप समझ सकते हैं इससे कि एजेंडा 21 का एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य था कि जिसका उद्देश्य देखिए यहाँ पे है समान हित, पारंपरिक आवश्यकताएं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति है, गरीबी और रोगों से निपटना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। एजेंडा 21 में ही सतत पोषणी विकास को भी शामिल किया गया था। ध्यान रहे कि एजेंडा 21 जो था ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत पारित किया गया था 1992। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ऐसा किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम संसाधन नियोजन, अभी तक हम संसाधन विकास पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने संसाधनों का विकास किया, अब हम संसाधन नियोजन करेंगे। मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि योजना बनाएंगे कि कैसे क्या किया जाए, सब तक संसाधन कैसे पहुंचाए, इसका नियोजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब इसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, जो भारत है यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता भी, आप आगे देखिएगा आपको भी लगेगा सही बात। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। जैसे देखिए बात करते हैं हम भाई इलाहाबाद से, मतलब इलाहाबाद में रहते हैं यूपी के, तो अब देखिए हमारे यहाँ तो फिलहाल अगर हम पानी की बात करें तो पानी की फिलहाल ऐसी ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। बट अब आप चले जाइए राजस्थान में, पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? राजस्थान। अब देखिए पानी की कितनी किल्लत होती है। तो कह रहा है कि यहाँ प्रदेश भी जहाँ एक तरफ संसाधनों की प्रचुरता है, जैसे मेरे यहाँ पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं है, हम केवल इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, कहीं और जिले में मत जाइएगा, परंतु दूसरे तरफ संसाधनों की कमी। अब देखिए राजस्थान में पानी तो मिलता ही नहीं, दूर दूर तक बाल्टी लेके लोग ढोने जाते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। अब देखिए कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो जिनके यहाँ संसाधन इतना ज्यादा है कि वो संसाधनों से आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां संसाधनों की ही कमी है। अर्थात देखिए अब उदाहरण क्या है कि झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अब देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार, मतलब काफी मात्रा में निकाले जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अब वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है जिसको हम लोग सेवन सिस्टर कहते हैं ना, तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, परंतु मूल विकास की कमी है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जल तो पाए जाते हैं यहाँ, लेकिन मूल विकास की कमी है। अब देखिए राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है। इसको किसमें रखा गया दोस्तों? राजस्थान में जो पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है इसको संभावी में रखा गया। ये सब बातें ध्यान रखा करिए। तो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी। जस्ट मैंने अभी अपने यहाँ से और उसी तुलना की थी। अब देखिए लद्दाख शीत मरुस्थल देश है, अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। कौन? लद्दाख। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। मतलब यहाँ पे ना सांस्कृतिक विरासत बहुत है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहाँ पे? लद्दाख में।
मतलब यहाँ पे जल की भी कमी है, आधारभूत संरचना की भी कमी है और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की भी कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अभी आप मतलब समझ गए होंगे कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे है तो कहीं पे है ही नहीं। इसीलिए तो संसाधन नियोजन किया गया कि भाई सबको बराबर मिल जाए। तुम तो पानी शौक से पी रहे हो, खूब बढ़ा भी रहे हो, मेरे यहाँ तो किसी काम के लिए नहीं है पानी, मतलब पीने के लिए भी नहीं, पी भी रहे हो, खराब भी कर रहे हो, हमारे पास तो पीने के लिए ही नहीं है। ठीक है, तो अब संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक हो गया कि कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, कहीं पे किल्लत है तो कहीं पे मर खराबे किए जा रहे हैं। इसीलिए संसाधन का क्या किया गया, नियोजन किया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ओ गॉड, लीजिए सबसे पहले तो क्रियाकलाप ही हल करने में बिजी करे रहेगा। देखिए जो हमारा क्रियाकलाप है फ्रेंड्स, वो कहता क्या है कि अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों को आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करें। भाई हमारे यहाँ यदि हम संसाधन की सूची तैयार करें, तो मैं स्पेशली यूपी की बात, वो सॉरी यूपी कहाँ पहुंच गए, इलाहाबाद की बात करते हैं, यानी प्रयागराज की। तो संसाधनों की सूची तैयार करनी है ना, तो अगर हम संसाधनों की सूची तैयार करते हैं तो एक प्रकार से हमारे यहाँ जल की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। और आपके राज्य में कमी की पहचान कीजिए। फिलहाल हम पूरे राज्य में तो घूमे नहीं हैं, तो तब पर भी देखा जाए तो हम अगर केवल इलाहाबाद की बात की तो यहाँ पानी की तो कोई किल्लत नहीं है, बट और भी यहाँ तो है। हाँ मानेंगे कि संसाधनों की कमी है, मेरे यहाँ है। चलिए अब आगे हम भारत में, अभी तक तो हम लोग संसाधन नियोजन पढ़ रहे थे, अब भारत में करते हैं। कहाँ संसाधन नियोजन करते हैं, भारत में करते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब एक बहुत ज्यादा जटिल, बहुत ज्यादा कठिन है। इसमें निम्नलिखित सोपान है। अब देखिए सबसे पहले का, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। लीजिए अगर आपको संसाधन नियोजन करना है तो सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा कि देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन की पहचान करिए और उनकी तालिका बनाइए। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। जब आप टेबल तैयार करिएगा, तालिका बनाइएगा, तो इसमें आप क्या करिएगा कि क्षेत्र का सर्वेक्षण करिएगा, मानचित्र बनाइएगा, संसाधन की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान और मापन करिएगा। अब जो दूसरा, पहला तो हम क्या करेंगे बता दिया, अब दूसरा देखिए खा नंबर क्या करेंगे, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कौशल यानी बुद्धि दिमाग, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। यदि आप संसाधन का नियोजन करना चाहते हैं तो उसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है इसमें, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करिए। जो संसाधन विकास योजना है और जो राष्ट्रीय विकास योजना है, इसमें समन्वय बैठाइए। इन दोनों को मतलब एक दूसरे से जोड़िए कैसे न कैसे करके, तो अपने आप ही संसाधन नियोजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है हमसे कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किया गया। स्वाधीनता मतलब जब हम लोग आजाद हुए उसके बाद से भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। पता है ना कब से शुरू की गई थी, आगे बहुत आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे कुछ ज्ञात करने के लिए चलिए पढ़ लेते हैं। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। मेरे यहाँ इस समय मेरे गांव में दोस्तों सबसे ज्यादा शौचालय की सुविधा की जा रही है, बहुत तगड़े से इस पे काम किया जा रहा है। आपके यहाँ भी आप देखिए, आपके अगल बगल क्षेत्र में
क्या सुविधाएं ज्यादा तौर पे हो रही हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। मतलब ये है दोस्तों कि किसी क्षेत्र के, कह रहा है किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। यदि आपको किसी क्षेत्र का विकास करना है तो वहां संसाधनों की उपलब्धता, मतलब वहां संसाधन की उपलब्धता एक शर्त है। क्या है? एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्रा संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। अब बताइए, संसाधन से भरे पड़े हैं तब पर भी पिछड़े प्रदेशों में उनकी गिनती आती। अब देखिए आगे क्या रीजन है इसका। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब देखिए, कहीं पे संसाधन से समृद्ध है तब पर भी पिछड़े प्रदेश में गिनती आती, और कहीं पे संसाधन की कमी है तब पर भी आर्थिक रूप से विकसित है। देखिए क्या कह रहा है, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसे परिस्थितियां होने के कारण बताइए। चलिए आगे ये खुद ही बताएगा, भी हम लोग बता देंगे तो ये बुरा मान जाएगा। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उपनिवेश, इसको पढ़ते हैं इतना, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है, मतलब जब उपनिवेश का मतलब होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के हाथों में चली जाए या फिर दूसरे देश के हाथों से चलाई जाए। तो जब भाई अब हमारा भारत ब्रिटिश का गुलाम था ना, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो सब तो इंग्लैंड वाले ही देखते थे ना। तो वही कह रहा है कि उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है, जब हमारा भारत क्या था, गुलाम था, कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए, जो विदेश के लोग किसी प्रदेश में आक्रमण करते थे, वो बताता है कि इसका मुख्य आकर्षण केंद्र था। क्या था? संसाधन का संपन्न होना वो एक आकर्षण था। इसी वजह से लोग क्या करते थे, आक्रमण करते थे। जैसे कि अब हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत को गुलाम क्यों किया गया था? भाई इंग्लैंड वालों को मांस का भक्षण करना बहुत अच्छा लगता था, उसके लिए जब उन्हें मसाला चाहिए था तो हमारे यहाँ मसाले बहुत मिलते थे, और जब वो मसाले के व्यापार से यहाँ आए तो यहाँ देखे कि सब मरकट आपस में ही रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ आकर्षण का केंद्र क्या था? पहले वैसे भी भारत सोने की चिड़िया थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब उपनिवेशकारी जो देश थे उन्होंने बेहतर प्रौद्योगिकी, देखिए जो इंग्लैंड था उसके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, वो भारत में आया, यहाँ पर फैक्ट्री लगा और यहाँ पे जो संसाधन थे इनका जम के शोषण किया। सोने की चिड़िया को केवल चिड़िया बना के छोड़ के चले गए। ठीक है, तो जो उपनिवेशकारी देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था ना। भारत को आप बहुत इस चीज को आप भारत से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहां प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। अब देखिए, संसाधन किसी प्रदेश में विकास में योगदान तभी दे सकता है, तभी वहां के संसाधन का विकास होगा जब वहां पे जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी होगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, उसका विकास होगा। अब देखिए, मेरे यहाँ बहुत कायदे से वन पाए जाते हैं। ठीक है, बट अफसोस ये कि मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे यहाँ की जो मृदा है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, बट प्रौद्योगिकी नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरे यहाँ। मतलब आज भी खेत बैल से ही जोते जा रहे हैं। अब भाई ट्रैक्टर क्यों बना है? यही तो प्रौद्योगिकी है, कि टेक्नोलॉजी यही तो है कि पहले बैल से खेत जोते जाते थे, अब ट्रैक्टर से। पहले इंसान धान लगाते थे, मतलब आदमी हम लोग करके लाते थे, वो धान लगाते थे, अब मशीन आ गई, यही तो प्रौद्योगिकी है।
अब देखिए कह रहा है कि वहां प्रौद्योगिकी का विकास ही नहीं है मेरे यहाँ, और संस्थागत परिवर्तन की, और जो संस्थागत हैं उनमें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। क्या किया, जब भारत गुलाम था तो इन सभी चीजों का अनुभव किया था। अतः भारत में विकास, समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है। कह रहा है कि अतः भारत में विकास, समानता, संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान था। ठीक है, अब जो हमारा है संसाधनों का संरक्षण, क्या है दोस्तों, संसाधनों का, अब हम संसाधनों को बचाएंगे, क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे उसका। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का विकास करना है तो उसमें संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कह रहा है कि परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग मतलब बुद्धि से उपभोग नहीं कर रहे हैं, अति उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, के कारण सामाजिक और आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। कब से दोस्तों, भूतकाल से ही, मतलब जो बीत गया है, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। ऐसा कौन बोला था, महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच पूर्ति के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि आपका हम पेट भर सकते हैं, लेकिन आपकी पेटी नहीं भर सकते। गांधी जी ने संसाधन संरक्षण में ये कहा था। ठीक है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी ने संसाधन संरक्षण के तात्पर्य में कौन सा कथन कहा था, तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। गांधी जी के अनुसार संसाधन का जो हास्य हो रहा है वो लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे आधुनिक उत्पादन के विरुद्ध थे, आधुनिक उत्पादन के विरुद्ध तथा इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर में थे। कौन, गांधी जी। यहाँ पे कुछ कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968, कब दोस्तों, 1968 क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सेमुसर में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की गई, मतलब जो गांधी जी ने कहा था। इसके आगे 1987 में ब्रुंटसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधिकार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्ष से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। ठीक है,
ध्यान रहे कि हमारा साझा भविष्य, थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं भू संसाधन। क्या दोस्तों, कि जो भूमि है वो भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है। कल के वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग बकायदा चर्चा करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल यदि आपको वीडियो समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कल मिलते हैं आपको हम भू संसाधन को आगे बढ़ाते हुए, मतलब संसाधन एवं विकास की प्रक्रिया को समझते हुए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए वंदे मातरम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण, मतलब आपके लिए भू संसाधन लेके। तो खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले